हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित गौड़ एंड हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं आजकल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। तो हम लोग आज फिर शुरुआत करेंगे, उसी पुरानी वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है फ्री कंसेंट एंड फ्री कंसेंट के ऊपर जो हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्शन 13 कहता है फ्री कंसेंट क्या होती है, जब दो और दो से या ज़्यादा पार्टी जो सेम कॉन्टेक्स्ट को सेम मीनिंग में पढ़ें और उसी पे एग्री हों, तो हमारा होता है फ्री कंसेंट। देन हम लोगों ने कहा कि फ्री कंसेंट तब होता है जबकि कंसेंट को इन्फ्लुएंस ना किया हो पांच कैटेगरीज ने। कौन सी पांच कैटेगरीज? सेक्शन 15 कॉर्शन, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड फ्रॉड, सेक्शन 18 जो हमारा आज का टॉपिक होगा मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड देन सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 ऑन मिस्टेक। चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक से, जहां हमने कहा मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हमारा सेक्शन 18 कहता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सेक्शन 18 कहता है इट मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगेन, जैसे फ्रॉड में हम लोगों ने बोला था कि ये डेफिनेशन भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन। कोई एक सज्जन किसी बात पर अड़ रहे हैं इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। जो सज्जन अड़ रहे हैं वो खुद ही, उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये कंफर्म कर पाए कि उनकी बात सही है या नहीं है, फिर भी वो अड़ रहे हैं। और वो बात क्या है? वो बात है ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो बात सच भी नहीं है। वो बात, जिस बात पे वो अड़ रहे हैं वो बात भी सच नहीं है, लेकिन दो जबकि ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मतलब वो विश्वास तो यही करते हैं। उनका मतलब वो ये नहीं है कि वो आपको चीट करना चाहते हैं, फ्रॉड करना चाहते हैं, कोई चीटिंग की इंटेंशन नहीं है। बस ये कि उनकी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, और वो फिर भी इस बात पे अड़ रहे हैं कि नहीं जी भाई साहब मेरी बात सही है और इसी तरीके से बात है। ये हुआ पहला। सेकेंड पार्ट, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आप लोगों की कोई ड्यूटी थी जिसका आपने ब्रीच किया विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। आप लोगों की कोई इंटेंशन नहीं थी, यहां पर ये याद रखिएगा कि आपकी इंटेंशन नहीं थी। विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज। आप लोगों ने, जिसने वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है उसको कोई गेन भी हुआ। गेन्स एन एडवांटेज ऑफ द पर्सन कमिटिंग इट और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस। दूसरे को मिसलीड किया जिससे उसका नुकसान हुआ, और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, या फिर उसके अंडर में, जिस जो भी उसके अंडर में था उसके। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने फ्रॉड का एग्जांपल भी लिया था। तो फ्रॉड में और इसमें अंतर क्या है? फ्रॉड में बस ये था कि हम लोगों ने कहा था वहां पे भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी था, वहां पर भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी था। जहां हम लोगों ने कहा साइलेंस एज टू स्पीक जो होता है वो भी फ्रॉड हो सकता है, तो वो हम लोगों ने वहां पे भी बोला था। तो यही शॉर्ट ऑफ वही पे है, बस वहां पर एक अंतर था कि वहां था विद एन इंटेंट टू डिसीव, विद एन इंटेंट टू डिसीव। फ्रॉड में था आपकी इंटेंशन ही डिसीव करने की थी, जबकि यहां पर आपकी कोई ऐसी इंटेंशन है ही नहीं। आपकी विदाउट एनी इंटेंशन आप कोई स्टेटमेंट कमिट कर जाते हैं, या फिर आप लोग कोई गलत, मतलब आप लोगों को कुछ बताना होता है जो आप नहीं बता पाते, विदाउट एनी इंटेंशन होती है, तो ये हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। थर्ड वन, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली। ऑलवेज रिमेंबर, फिर से आप लोगों ने इनोसेंटली मतलब विदाउट एनी इंटेंशन टू फ्रॉड, टू कोई गड़बड़ करने की आपकी इंटेंशन नहीं थी। विदाउट एनी इंटेंशन ए पार्टी टू एन एग्रीमेंट, आपने दूसरी पार्टी को इस तरीके से वो किया सो दैट ही मेक ए मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग। उसने उस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर वो कहीं मिस्टेक में आ गया। तो अगर वो उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो उस केस में आप किसकी वजह से? आपकी किसी इनोसेंट का मतलब किसी इनोसेंट असर्शन की वजह से। तो आपने कोई गलत बात बोल दी जिसकी वजह से वो मिस्टेक कर गया, तो ये भी हमारा हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। चलिए, ये थोड़ी टिपिकल हो रही है तो इसे थोड़ा इजी लैंग्वेज में करते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन पहले को हम करते हैं एनी अनट्रू स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी। आपने कोई अनट्रू स्टेटमेंट, कोई गलत बात बोली है टू द, किसने बोली है? बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ गलत बोला, जिससे क्या हुआ? विच इंड्यूसेस द अदर पार्टी, जिससे दूसरी पार्टी को ये इंड्यूसमेंट हुआ, उसको ये बढ़ावा मिला, या उसको कुछ आपने बहकाया, उसे एक क्या कहते हैं, गलत फहमी क्रिएट करने का मौका मिला। टू एक्ट अपॉन द स्टेटमेंट, उसने इस बात पे विश्वास किया एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो इस विश्वास की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। सेकेंड, द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू सम मैटीरियल फैक्ट।
ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये मटेरियल फैक्ट से रिलेट होनी चाहिए। अगर कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल फैक्ट से रिलेट नहीं करती है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने फिर से वही कहा, एक एग्जांपल करते हैं कि मैं अपनी एक बाइक बेचने चाह रहा हूं और मैं एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंट करता हूं अपने मकान के विषय में, तो उसका इस बाइक से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो मकान से रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो वो हमारी मिस रिप्रेजेंटेशन के दायरे में नहीं आएगी। थर्ड वन, दिस फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड इनोसेंटली। ये मिस रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या कोई भी मतलब कोई भी आप लोगों की ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी या कुछ और भी होगा तो वो हमेशा इनोसेंटली होगा, मतलब आपकी इंटेंशन तो चीट करने की नहीं थी, वो बात दूसरी है कि वो बात कहीं ना कहीं गलत हो गई। चलिए, ये था मेरा पहला पॉजिटिव असर्शन। ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में आते हैं, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन इज द पार्टी इज अंडर ड्यूटी टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट। पार्टी की ये कंपल्शन कोई ड्यूटी थी जो उसे बताना था, एंड ही डज नॉट डिस्क्लोज दीज फैक्ट्स। उसने वो फैक्ट्स सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं किए। सही तरीके से, ऐसा नहीं कि डिस्क्लोज ही नहीं किया, हो सकता है डिस्क्लोज किया हो लेकिन सही तरीके से ना किया हो। तो ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट्स एंड मिसलीड द अदर पार्टी। इस वजह से अदर पार्टी को आपने मिसलीड किया, उसको आपने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया, सो दैट ही कम्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और इस वजह से आपको कुछ अनड्यू बेनिफिट हो गया। दिस ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज मेड अगेन इनोसेंटली। ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी इनोसेंटली होनी चाहिए, जानबूझकर नहीं की गई हो। चलिए, तीसरा मिस रिप्रेजेंटेशन इज थर्ड पार्ट हम लोगों ने जो बोला, जहां पे हम लोगों ने कहा कि सेकंड पार्टी को आप कुछ मिसलीड कर देते हैं, सो दैट आप लोग सब्जेक्ट मैटर के विषय में कंफ्यूज कर देते हैं। तो वही वो है वेयर वन पार्टी मिसलीड द अदर। आप पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को मिसलीड किया। सेकंड, किस विषय में मिसलीड किया, तो हम कहते हैं रिगार्डिंग नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो हमारे एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज के ऊपर हम लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका बेसिक सब्जेक्ट मैटर की आइदर नेचर और क्वालिटी और क्वांटिटी, किसी भी विषय में आप लोगों ने उसे अगर कुछ मिसलीड किया तो वो भी हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, प्रोवाइडेड दिस फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड इनोसेंटली। अगेन इनोसेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा शब्द, कि वो हमेशा जो भी आप काम कर रहे हैं वो इनोसेंट, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए। चलिए, इसी को फिर दोबारा से करते हैं कि हमारा सेक्शन 18 के हिसाब से मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा अनवारंटेड स्टेटमेंट। आपने जो स्टेटमेंट कही उसके लिए आपके पास कोई भी ट्रस्टवर्दी सोर्स था ही नहीं, आपने विदाउट एनी कंफर्मेशन कुछ भी आपने बात बोल दी, जिससे दूसरे बंदे को मतलब दूसरे इंसान ने उस बात पर विश्वास किया और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। टेक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सी इंफॉर्मेशन। अब उसने एक मिस्टर ए है, उन्होंने सी से पूछा यार क्या चल रहा है इस कंपनी में। उन्होंने कहा भाई साहब इस कंपनी में तो बी जो है, मतलब बी या डी जो भी है, वो इस कंपनी का डायरेक्टर होने वाला है। आज के लैंग्वेज में कहते हैं कि मान के चलिए मैं कहूँ कि भाई साहब इस कंपनी को तो अदानी खरीदने वाली है, तो ऐसे केस में क्या होगा, लोग कहेंगे अरे वाह अदानी साहब आ रहे हैं, अरे गौतम भाई अदानी लेंगे तो इस कंपनी के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। एंड दैट इस केस में बी जो कोई भी इंसान है, अगर वो इस स्टेटमेंट के विश्वास पर शेयर खरीदता है तो ये कहीं ना कहीं ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। या तो मेरे पास कंफर्म सोर्स होता तब तो बात ही अलग थी, मेरे पास तो कंफर्म सोर्स भी नहीं है। और मान के चलिए मैं एक ब्रोकर हूं और मैंने अपने किसी क्लाइंट को ये बात बोल दी और क्लाइंट ने मेरे बिहाफ पर वो शेयर खरीद लिए, तो इन दैट केस वो जो एग्रीमेंट होगा बिटवीन ब्रोकर एंड द जो पर्सन खरीदने वाला है वो शेयर, वो कहीं ना कहीं वो मिस रिप्रेजेंटेशन से अफेक्टेड कहलाएगा। सेकेंड पार्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी हम लोगों ने फिर से कहा, आपकी कोई ड्यूटी थी जहां आपको कुछ बताना चाहिए था, सो दैट दूसरा इंसान उस डिसीजंस को, अपने कॉन्ट्रैक्ट से में आने से रिलेटेड डिसीजन को सोच समझ के लेता, और वहां पर आपने मतलब ब्रीच कर दिया, आपने बताया ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, या फिर आपने बताया तो कुछ गलत बता दिया, लेकिन विदाउट एनी इंटेंशन, ऑलवेज रिमेंबर विदाउट एनी इंटेंशन आपने ये किया। टेक फॉर एग्जांपल,
आपके पास आपने कहा कि भाई मेरे को इंश्योरेंस करना है, लाइफ इंश्योरेंस कराना है, लाइफ इंश्योरेंस कराना है। तो आप लोग गए और उन्होंने पूछा हाँ जी भाई साहब आपकी उम्र क्या है? तो आपने कहा यार मेरी उम्र तो जो मेरे इसमें 10वीं के कागजों में लिखी हुई है उसके हिसाब से मैं तो 20 साल का हूँ। एक्चुअल में आपके माँ बाप ने या आपके गार्जियंस ने उस जो डॉक्यूमेंट था उसमें एक केवल झूठा एफिडेविट देके वो डॉक्यूमेंट बनाया था। आपके स्कूलों में कई बार एडमिशन जब होता है तो एफिडेविट बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। अब उस एफिडेविट में कुछ गलत इंफॉर्मेशन चली गई, हो सकता है विदाउट एनी इंटेंशन भी हो, पेरेंट्स ने भी जल्दबाजी में टाइप किया, करवाया वकील साहब को, वकील साहब को बोला वकील साहब मेरा बच्चे की उम्र मतलब जो है ना वो करीब करीब देखो जी 2003 में हुआ था। अब वकील साहब जल्दबाजी में टाइप कर रहे थे 2003 की जगह वो 2001 में टाइप कर गए या 2000 से 5 टाइप कर गए, आइदर कम या ज्यादा कुछ भी कर गए। अब मान के चलिए इस एग्जाम्पल में 2005 कह देते हैं, 2005 उन्होंने टाइप किया, तो जैसे ही 2005 किया तो आपकी उम्र कितनी हो गई ऑन पेपर? 17 साल। एक्चुअल में आपकी उम्र कितनी है? हम कहेंगे 2003 के हिसाब से 19 साल। हम 2022 में बैठे हैं तो 2022 में 19 साल और 17 साल। इस केस में जैसे ही हम ये कहेंगे कि मैंने, अब मेरी इंटेंशन यहाँ पर अगर मिस्टर से टेक फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस बच्चे का नाम ले लेते हैं मिस्टर राम, तो मिस्टर राम जो है उनकी इंटेंशन एलआईसी से कोई चीट करने की नहीं है, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है। तो इस केस में उनको तो एक्चुअली विश्वास था कि भाई मेरी उम्र इतनी है, तो हम लोग कहते हैं कि ये आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है। और अगर कभी किसी स्टेज पर ये बाद में पता चलता है कि नहीं जी आपकी उम्र ज्यादा थी, आपने प्रीमियम कम दिया इस वजह से, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन के दायरे में आ जाएगा। चलिए तीसरा, इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। आपने सब्जेक्ट मैटर के विषय में कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, जिससे पार्टी को लगा कि अच्छा यार बिल्कुल सही है यार, ये तो क्वालिटी बड़ी अच्छी है या जो भी है, तो उस वजह से आप लोग एग्रीमेंट में आ जाते हैं। अगेन ये जो आपने बोला है या जो भी आपने झूठ बोला है ये विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए, सो दैट सामने वाला पार्टी अब मिस्टेक में आई। टेक फॉर एग्जांपल फिर से मैंने कहा कि भाई मैंने अपनी गाड़ी ली, मैंने अपनी बाइक बेचनी थी, मैं किसी शोरूम पे नहीं जाता, वर्कशॉप पे नहीं जाता, और अब बस मेरे को ये लगता है कि नहीं मेरी गाड़ी जो है बहुत परफेक्ट कंडीशन में है, ठीक है, मेरे तो पता चला मैंने गाड़ी चलाई भी नहीं है काफी समय से, तो मेरे को तो जानकारी भी नहीं हो सकती कि मेरी बाइक एक्चुअल में कितनी अच्छी और कितनी खराब है। तो अब मैंने बोला कि भाई साहब गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। सामने वाले इंसान ने ऑन द बिलीफ ऑफ माई स्टेटमेंट, उन्होंने केवल मेरी स्टेटमेंट पे विश्वास किया, गाड़ी को खरीद लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं जी ये तो गाड़ी खराब है, ये तो बाइक का इंजन खराब हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी आप लोग मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव कर रहे हैं, विदाउट एनी मतलब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये इनोसेंटली एक स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये स्टेटमेंट गलत हो रही है। चलिए हम लोग कहते हैं कि अब इस केस में भी एक और बड़ी बात, हमने फ्रॉड में भी ये बात बोली थी तो यही मिस रिप्रेजेंटेशन में भी रिपीट कर लेते हैं कि अगर सामने वाला इंसान अगर थोड़ा सा भी देखता या उसने देखा, एक्चुअल में उसे पता चल गया कि भाई साहब ये सामने मतलब जो मैं हूं मैं गलत बोल रहा हूं, अब उसको पता चल गया, इसका मतलब वो कॉन्टेक्ट में फिर अब क्यों आया है? इसका मतलब उसने मेरी बात पे तो विश्वास ही नहीं किया। जब मेरी बात पर विश्वास नहीं किया जाए और इसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एग्रीमेंट कर लिया जाए, इट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट में उस मेरी रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है ही नहीं। अगर इंपैक्ट ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लेटर स्टेज पर मिस रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पर अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं भाई साहब इन्होंने तो गलत बोला था। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, उसने गलत बोला था, किसी एक सज्जन ने गलत बोला, लेकिन आपने तो देखा था। टेक फॉर एग्जांपल अब जैसे बाइक वाले केस में कहता हूं कि मैंने कहा कि भाई मेरी बाइक तो बहुत बढ़िया कंडीशन में, सामने वाला ऑलरेडी एक मैकेनिक है, उसने कहा भाई साहब मैं एक ट्रायल मार लूं, भाई ट्रायल मार लो। वो ट्रायल मार के आया, जब वो ट्रायल मार के आया तो उसको पता चल गया कि भाई साहब ये बाइक एक्चुअल मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं है। जब अच्छी कंडीशन में नहीं है उसके बाद भी वो बाइक खरीदे तो क्या लेटर स्टेज पर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात पे लॉजिकली विश्वास किया ही नहीं था, कभी भी वो मेरी रिप्रेजेंटेशन से मिसलीड हुआ ही नहीं था। जब मिसलीड ही नहीं हुआ तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किस बात की? ठीक है, चलिए हम लोग कहते हैं फिर से मिस रिप्रेजेंटेशन की एसेंशियल कंडीशंस। हम लोग कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन में एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक गलत स्टेटमेंट है, लेकिन किसने वो स्टेटमेंट दिया है?
जिस इंसान ने वो स्टेटमेंट दी है वो इस स्टेटमेंट को हमेशा सही मानता है, वो ये मानता है कि मैं हमेशा सच बोल रहा हूं, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव होती है, कोई उसकी इंटेंशन नहीं होती कि झूठ बोलने की, तो इसके बावजूद भी उसने बोला होता है, उसके हिसाब से तो वो सही बोल रहा था। यह है पहला। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट, वो एक फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, केवल मेयर ओपिनियन नहीं होना चाहिए, केवल एक मेरी सलाह नहीं होना चाहिए, मेरी एक ओपिनियन नहीं होना चाहिए। तो उसी पे से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेल्स सम यूटेंसिल्स टू बी एंड मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट वाइज देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी ओपिनियन है, किसके बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस एग्रीमेंट को वॉइड कराया जा सकता था और किस स्टेटमेंट के बेसिस पर वॉइड नहीं कराया जा सकता था। टेक फॉर एग्जांपल, पहली उन्होंने कहा द यूटेंसिल्स आर गुड एज दैट ऑफ ब्रांड एक्स। टेक फॉर एग्जांपल, मैं लेने गया, उसने कहा भाई साहब, मैंने कहा प्रेशर कुकर दिखाओ, उन्होंने एक लोकल प्रेशर कुकर दिखाया, उन्होंने कहा भाई साहब प्रेशर कुकर है, लेकिन ये बता रहा हूं ये प्रेशर कुकर हॉकिंस से ज्यादा अच्छा है या हॉकिंस के जैसी क्वालिटी है। तो ये केवल एक ओपिनियन है, ये मैटेरियल फैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट की जी उसने कहा था कि भाई हॉकिंस जैसा है या हॉकिंस की क्वालिटी से मैच करता है, मैं इसको बाद में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करा सकता। चलिए, अब उसने दूसरा एक कमेंट करा, ये पहली स्टेटमेंट हुई। दूसरी स्टेटमेंट उसने बोला, मान के चलिए जब मैं गया, मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो चांदी का बर्तन लेना है, टेक फॉर एग्जांपल, उसने कहा भाई साहब ये लो चांदी, और भाई साहब एक बात बता सकता हूं, इसमें इतनी शुद्ध क्वालिटी की चांदी है जितनी की टाइटन के ब्रांड में होती है, ठीक है। टाइटन के अपने मतलब बिकते हैं, ये मतलब वो भी ज्वेलरी शोरूम है उनके भी, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई साहब जितना टाइटन के ब्रांड में मतलब चांदी होती है उसी क्वालिटी की चांदी इस बर्तन में भी है। ये एक फैक्ट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहलाएगी। और अगर ये बात गलत निकल गई, हो सकता है उन्होंने जेन्युइनली सही बोली है, दुकानदार को तो विश्वास है कि नहीं भाई साहब सेम क्वालिटी है, सेम मतलब उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मतलब प्योरिटी है, उतनी ही क्वांटिटी है सिल्वर की, तो उनके हिसाब से ये जेन्युइन फैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बाई चांस की बात है कि मैं कहता हूं कि जी मैं टाइटन के शोरूम से भी एक वो लेके आया चांदी का बर्तन और यहाँ पे भी लेके आया, और बाद में दोनों में कंपेयर हुआ तो पता चला नहीं जी इसकी तो क्वालिटी बड़ी खराब है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं जी अब इस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इनवैलिडेट करा सकता हूं, वॉइड करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है और इस केस में दुकानदार ने बेशक इनोसेंटली बोला, लेकिन ये मैटेरियल फैक्ट हो जाएगा और उस केस में हम इसको अवॉइड करा सकते हैं। चलिए, तीसरा, misrepresentation should be made regarding material facts, not only facts but material facts, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था उसी टॉपिक पर उन्होंने बोला। टेक फॉर एग्जांपल, फिर से उन्होंने बोला, एक हम यूटेंसिल की बात कर रहे हैं तो फिर हम गए और उसने बोला भाई साहब आज की डेट में मार्केट में इसके जितना तो बेहतर चीज ही नहीं है, या फिर इस रेट में इससे बेहतर आ ही नहीं सकती। This is again just a opinion, just an opinion, nothing, कोई material fact नहीं है, कहीं कोई आप लोग इसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करा सकते हैं। चलिए, मिसरिप्रेजेंटेशन एज टू लॉ, अगर आप लॉ के ऊपर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उससे आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शायद फ्रॉड में भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो हम लोग हाँ मिस्टेक में आ जाएंगे जी, मिस्टेक में भी आएगा जब हम कहते हैं कि अगर किसी इंसान को अपने धरती के कानून के विषय में जानकारी नहीं है तो ये अपने आप में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। तो हर इंसान को अपने लैंड के लॉ की जानकारी पूरी होनी चाहिए, और इसीलिए अगर लॉ से रिलेटेड कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको अपने लॉ की जानकारी होनी ही चाहिए थी। अनलेस एंड अनटिल ये लॉ से रिलेटेड हो दूसरे देश के कानून के विषय में, तब तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, आपको दूसरे देश के कानून की जानकारी नहीं हो सकती, वर्ल्ड के कानून की थोड़ी होगी, आपको केवल इंडिया के कानून की जानकारी होगी। तो हम जब ये कहते हैं कि हाँ जी अगर इंडियन लॉ की बात की जाए तो वहां पर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हाँ, अगर डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन की जाए, जानबूझकर की जाए, सो दैट आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं, ठीक है, हम लॉ को तोड़ मरोड़ कर कहें, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल, वकील साहब ने कहा कि भाई साहब नहीं जी ऐसा होता है वैसा होता है, कोई डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन नथिंग बट एक फ्रॉड की कैटेगरी हो जाएगी शायद, ठीक है। जब वो फ्रॉड की कैटेगरी हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे फिर से आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करा सकते हैं। या फिर डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन हो रही है किसी लॉ के, उस लॉ के जो आउटसाइड इंडिया का है,
टेक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई साहब लंदन में तो ये कानून चलता है, अमेरिका में तो ये कानून चलता है और इस कानून के अंडर में हम लोग इस तरीके से एग्रीमेंट करेंगे, देन देयर इज ए मिसरिप्रेजेंटेशन और वहां पर फिर हम लोग कह पाएंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। पांचवा, मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। ये तो हम लोगों ने हमेशा बोला, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है इंटेंट टू डिसीव। आपकी इच्छा क्या थी, आपकी जो जब हम बात कर रहे थे तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, उसको चीट करने का भाव था या नहीं था। अगर आपके मन में चीट करने की इंटेंशन थी, ठीक है, तो हम कहेंगे फिर वो फ्रॉड है, और अगर इंटेंशन चीट करने की नहीं है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। चलिए, मिसरिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने फ्रॉड में भी बोला था, बाकी जगह भी बोला कि ये इंटेंशन ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके बेसिस पे आप लोग ये कर रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करा दें, ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले हो जानी चाहिए, या तो बिफोर होनी चाहिए या एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं उससे पहले। फिर से वही, मैंने कहा कि मैं बाइक बेचना चाहता हूं, आप मेरे पास आए, आपने कहा ठीक है जी मेरे को बाइक पसंद आ गई, ये लो पकड़ो पैसे, आपने मेरे को पैसे दे दिए, आप जाने लगे। फिर मैंने कहा भाई साहब कुछ भी कहो, मेरी बाइक बहुत अच्छी है, 50 की एवरेज दे दी है। अब मैं चाहे वो विद एन इंटेंट टू डिसीव करूं या विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव करूं, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले हो चुका था। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन की जा रही है वो तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट है, और आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट में उस रिप्रेजेंटेशन की कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती। चलिए, नंबर 7, मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एड्रेस्ड टू द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है उसको मैं एड्रेस करूं। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि जी मैं बाइक, आप मेरे पास आए बाइक लेने, ठीक है, मैंने कहा बाइक देख लो जी। अब कोई और सज्जन है, मैंने उनको कभी बोला था भाई साहब बाइक मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैंने उनको बोला था, और वो बात आज तक आपके पास जानकारी में आई भी नहीं है कि कभी मैंने ऐसा कोई बोला भी है मार्केट में। तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन जो मैंने मिस्टर एक्स को की थी वो आपको की है? नहीं सर। तो इसलिए मिसरिप्रेजेंटेशन केवल वही कहलाएगी जो रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने बात स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको बोली है, जो मैंने किसी एक्स को बोली जो इसकी जानकारी आपको है भी नहीं, वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। नंबर 8, मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने हमेशा बोला कि आपको जब मैं ये मिसरिप्रेजेंटेशन दे रहा था, इस मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आए होनी चाहिए। आपने मेरी उस रिप्रेजेंटेशन पर, उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पर विश्वास किया होना चाहिए। अगर आपने मेरी स्टेटमेंट पर विश्वास ही नहीं किया, आपने मेरी बात को बाजार से दोबारा से चेक किया और इसके बाद भी आप गलती कर गए, तो ऑटोमेटिकली उस केस में आप मेरी स्टेटमेंट्स को लेकर ये नहीं कह सकते कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है और इसलिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो नहीं हो सकता है। चलिए, ये तो हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं डैम श्योर, जिस इंसान को मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन की है, जिसकी कंसेंट उस मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आई है, ऑटोमेटिकली उस पार्टी के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएं या वैलिड कराएं। इट मींस उनके पास ये ऑप्शन है। इट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी, या जिसकी द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। चलिए, ये हुआ पहला। सेकंड, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। मैं ये कह सकता हूं कि नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट को तो परफॉर्म किया जाए। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड एक ये काम और कर दो कि मुझे इस पोजीशन पे पुट अप कर दो कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन सही होती तो। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मान के चलिए मैंने कहा बाइक तो बिल्कुल परफेक्ट है जी, आप लेकर गए, बाइक खराब निकली, आपने कहा भाई साहब बाइक तो मैं लूंगा लेकिन इसे परफेक्ट करा के दो, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। हम कहेंगे कि ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट कराएंगे, साइड बाय साइड आपको ये टर्म्स, मतलब जो पार्टी एट डिफॉल्ट है या पार्टी जिसने मिसरिप्रेजेंटेशन दी है, उसको ये बोला जाएगा कि नहीं प्लीज आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से पूरा कीजिए सो दैट आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो बात है वो सच हो जाए। टेक फॉर एग्जांपल, फिर से एक और एग्जांपल, मान के चल लीजिए मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेची और मैंने बोला कि इस प्रॉपर्टी पर कहीं कोई लोन नहीं लिया है, जबकि मेरे को जानकारी भी नहीं थी। हो सकता है मैं किसी रीजन से भूल गया हूं,
ठीक है। तो मैंने तो मतलब मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन इसके बाद पता चलता है लेटर ऑन कि नहीं जी, आपने तो ये जो प्रॉपर्टी आपने बेची उस पे तो कर्जा था। तो ऑटोमेटिकली मिस्टर एक्स मेरे से कहेंगे भाई साहब आपने तो कर्जा ले रखा है। तो अब मैं कहूंगा कि ठीक है जी, अब ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप आइदर इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करा दें या वैलिडेट कराएं। तो वो कहेंगे, वो कह सकते हैं कि नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिडेट रहे, आप बस एक काम कर दो, अपना कर्जा चुका दो, सो दैट मेरी प्रॉपर्टी, अब तो ये क्योंकि प्रॉपर्टी फिर मिस्टर एक्स की हो जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस हो जाए, फ्री फ्रॉम एनी मॉर्टगेज हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आप इसके टर्म्स पर हमें करना भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने बोला है वो तो बात सच भी, मेरे को मेरी ये तो एक ड्यूटी बनती है कि मैं कहूँ कि हाँ यार जो मैंने बोला है वो तो सच होना ही चाहिए। तो ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, अगर मैंने गलत भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, मैं उस गलती का जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं लोन रीपे करूंगा और ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज फ्री हो जाएगी। चलिए, थर्ड, law does not provide any remedy to the aggrieved party if the reality can be discovered by the ordinary observation। आप जब आते हैं और आप इस सामान को देखते हैं, आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस में भी इस चीज को फैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी मेरी बात कितनी सही कितनी झूठी। तो उस केस में आप बाद में डिफॉल्ट के तौर पर मुझको कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते। टेक फॉर एग्जांपल, मान के चल लीजिए मैंने कहा आप मेरे घर में आए, मैंने कहा जी मेरा घर देख लीजिए, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब मेरे घर में जैसा आप देख रहे हैं और मेरा घर तो बहुत बढ़िया है जी, ठीक है। अब आप आते हैं और आप देखते हैं यार ये तो पानी लीक कर रहा है, पानी लीक कर रहा है। तो अब मैंने तो आपको बता दिया और मैं अंदर आया ही नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो क्योंकि घर सब बहुत बढ़िया है। अब आपने जब पर्सनली देख लिया कि घर पानी लीक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको उसी समय बोल देना चाहिए था कि सर आपने ये क्या कह रहे हो, ये तो मकान लीक कर रहा है, ये मकान की कंडीशन अच्छी नहीं है। इन दैट केस आप लोग बाद में ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आप लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन दी थी और मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैं इस एग्रीमेंट में आया था। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। टेक फॉर एग्जांपल, ए ने एक मिस रिप्रेजेंटेशन दी जिससे बी ने ये विश्वास किया कि एक फैक्ट्री पर मंथ 750 टन प्रोड्यूस करती है। लेकिन मिस्टर बी जो थे, जो ये फैक्ट्री खरीदने जा रहे थे, उन्होंने अकाउंट्स को चेक किया। अकाउंट्स जब चेक किए तो उन्होंने देखा कि यार ये फैक्ट्री पिछले 2 साल से 4 साल से 6 साल से 500 टन से कभी ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई। अब जब 500 टन से ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई, इट मींस फैक्ट्री की कैपेसिटी ही इट मींस 500 टन ही है। अब ये तो मिस्टर बी को पता चल जाना चाहिए। तो जब वो ड्यू डिलिजेंस से वो पता चल सकता था, तो लेटर स्टेज पर अब बी ये नहीं कह सकते कि नहीं सर आपने तो मेरे को बोला था 750 टन और निकला 500 टन, तो सर ये एग्रीमेंट गलत है। नहीं, वो एग्रीमेंट वैलिडेट रहेगा। चलिए, बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन ये प्रूफ करेगा कि यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है? आई एम श्योर जो ये बंदा कहना चाहता है कि नहीं भाई साहब इसने ये बोला था और इसने ये गलत बोला, ठीक है। जो भी कोर्ट में जाएगा, जो कहेगा कि भाई साहब मुझे कुछ रिलीफ चाहिए, मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कराना है या फिर मुझे कंपनसेशन चाहिए, पहले ये उसकी ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि वहां पर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई थी। ठीक, चलिए ये हमारा हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम आते हैं अगला, जहां हमने कहा कि फ्री कंसेंट का 5वां पार्ट, दैट इज मिस्टेक। मिस्टेक की जहां तक बात करते हैं तो मिस्टेक को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कभी भी डिफाइन नहीं किया गया। इसको हमने हमेशा ये लिया कि कॉमन भाषा में होता है और कॉमन भाषा में एक जजमेंट जो होगी वो टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे एक जस्टिफाई हो जाएगा कि कहां मिस्टेक है और कहां मिस्टेक नहीं है। चलिए, तो हम लोग कहते हैं कि एक मिस्टेक जो है वो कहां होती है, जहां पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं वो करना कुछ चाहती हैं और हो कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है और करना कुछ और चाहती हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे वो फंडामेंटल एरर क्या होगा, एज टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। हमारी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के विषय में ही एक दूसरे के विषय में कुछ गलतफहमियां हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब मैं प्रॉपर्टी को गिरवी रखना चाहता हूं और सामने वाला कह रहा है कि अच्छा मिस्टर ए मतलब मिस्टर अमित बेचना चाहते हैं, तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही अलग हो जाएगी। चलिए, दूसरा हो सकता है पर्सन डेल्ट विद। मैं सोच रहा हूं कि मैं मिस्टर एक्स से डील कर रहा हूं, जबकि पता चलता है वहां पे सामने मिस्टर वाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल अलग है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट, ये भी डिफरेंसेस आ सकते हैं।
कि मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई साहब टेक फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑफिस में गए और उन्होंने कहा भाई साहब ये देखो मैं ये लैपटॉप देखना चाहता हूँ, वहां पे ऑलरेडी दो लैपटॉप रखे हुए हैं। अब दो लैपटॉप रखे हुए हैं तो मैं तो मान के चलिए मिस्टर मतलब जो आइटम ए है उस लैपटॉप को देख रहा हूँ और वो आइटम बी वाले लैपटॉप को देख रहे हैं, तो ये तो फिर से सब्जेक्ट मैटर पे डिफरेंस हो गया। तो जहां पर दो लोगों के बीच में फंडामेंटल एरर है रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज बेसिक आइटम्स, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि प्रॉपरली लॉजिकली वहां कोई कंसेंट हुई ही नहीं, वहां पर प्रॉपरली कोई कंसेंट है ही नहीं। और अगर कंसेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये एग्रीमेंट प्योरली वॉइड है, वॉइडेबल भी नहीं है, ये प्योरली वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टेक है वो मिस्टेक भी हम लोग कहते हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मिस्टेक हो सकती है एज टू द लॉ और एक हो सकती है मिस्टेक एज टू द फैक्ट। लॉ सीधी सी बात है, कानून कौन सा, भारत का या विदेश का, तो हम लोग कहते हैं मिस्टेक भी फिर से दो जगह हो सकती है, एक मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ और एक हो सकती है मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। किसी केस में मान के चलिए मुझे फॉरेन में कोई एग्रीमेंट करना पड़ा है तो वहां फॉरेन लॉ की जानकारी हो गई, और जब मेरे को इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा तो इंडियन लॉ की जानकारी होगी। चलिए तो ये तो हुआ मिस्टेक एज टू द लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होती है वो भी दो तरीके से सकती है, बायलेटरल और यूनिलेटरल। जहां दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग अलग सोच रही थी वो हुई बायलेटरल। यूनिलेटरल जहां एक पार्टी ही गलती पे थी, एक पार्टी बिल्कुल ठीक थी, एक पार्टी गलत थी, ठीक है, तो वहां हुआ यूनिलेटरल मिस्टेक। चलिए पहले मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ में एक बहुत पुराना सेटल्ड रूल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको अगर देश के कानून की कोई जानकारी नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। इस विषय में जैसे एक रशियन स्टोरी है कि एक किसान था, वो रेलवे की पटरी निकाल लेता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि भाई रेलवे की पटरी तो बताओ आतंकवादी घटना थी। वो कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि भोला वाला किसान वो कहता है सर क्या बात कर रहे हो, मेरे को छोटी सी चीज पे मेरे को सजा दे रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारे गांव के सभी किसान जब भी जाल में नट खो जाता है, जाल भाई एक मछली पकड़ने का जो जाल होता है उसे कोनों से भारी करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज चाहिए होती है। वो चीज कहां से लाए, तो हम तो इस पटरी से हमेशा से ही नट निकाल के लेके जाते हैं, हमारे गांव के सारे किसान लेके जाते हैं, उनको तो कभी सजा नहीं हुई। तो वहां पर ये बेसिक कहता है कोर्ट कि सॉरी सर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, और आपने ये बड़ा क्राइम किया और उस किसान को सजा होती है। तो वही एक बेसिक यहां पर हम कह रहे हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको अपने देश के कानून की जानकारी नहीं है तो इसका कभी भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इस केस में तो फिर आप ही गलती पर होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको विदेश के कानून की जानकारी नहीं है, दैट इज परफेक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ। वो हम कह सकते हैं कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी बन जाए, बिल्कुल ठीक है, वहां हो सकता है। चलिए हम लोग कहते हैं कि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में ऑटोमेटिकली हम लोगों ने पहले बोल दिया कि उस केस में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करा सकते अगर आपको अपने देश के कानून के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, साहिबान बीबी वर्सेस माधोलाल। एक विडो थी, उसको ऑटोमेटिकली जब विडो हुई तो उसको कुछ ऑक्यूपेंसी राइट मिल सकते थे, एंटाइटल थी वो, ठीक है, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी। अब उसने रीमैरिड कर ली। ऑटोमेटिकली जब रीमैरिज करी तो बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो ऑक्यूपेंसी राइट शायद मेरी सेकंड मैरिज की वजह से ना डूब गए हो, इस वजह से भी उसने वो इग्नोर कर दिया। अब उसके इग्नोरेंस में उसके बाद वो जाती है जमींदार के पास कहती है जी मेरे को कुछ जमीन उस पे लीज पे दे दो। जमींदार साहब उसे लीज पे भी दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो जो जमीन थी ये तो मेरे को ऑक्यूपेंसी राइट की वजह से मेरे को मिल ही सकती थी। वो कोर्ट में जाती है, कहती है सर ये लीज एग्रीमेंट तो कैंसिल कराओ और मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे को दिलाओ। तो कोर्ट कहता है सॉरी सर, ये आपकी गलती कि आपको अपने कानून के बारे में जानकारी नहीं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये लीज भी कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो ये हुआ हमारा मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ। जब भी आपको अपने देश के कानून के विषय में कोई जानकारी नहीं है तो उसका बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा और उल्टा हमेशा खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। चलिए, लेकिन अगर फॉरेन लॉ के विषय में आपने कोई मिस्टेक करी और वो मिस्टेक जो है वो लॉ की जो मिस्टेक है वो कई बार जेन्युइन फैक्ट्स के ऊपर भी आ सकती है, हम ये मान सकते हैं कि कई बार वो बहुत सीरियस मैटर हो सकता है और उस केस में हम लोग कहेंगे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में जब हम आते हैं तो अब हम करते हैं सेक्शन 20 को। सेक्शन 20 बस सिंपल इतना सा कहता है कि जब दोनों पार्टी where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact, कौन सा matter of fact? That is essential to an agreement is altogether void। जब एग्रीमेंट की दोनों पार्टियां
व्हेन बोथ द पार्टीज, ऑलवेज रिमेंबर बोथ द पार्टीज का मतलब ये है कि बायलेटरल मिस्टेक है, यूनिलेटरल मिस्टेक नहीं है। बायलेटरल मिस्टेक अगर होगी और वो भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैक्ट पर होगी जो कि उस एग्रीमेंट का इसेंशियल पार्ट है, तो वो एग्रीमेंट ऑल टुगेदर वाइड हो जाएगा, ना वर्डेबल ना कुछ और, वो एग्रीमेंट की अगली मतलब एग्रीमेंट से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इस केस में कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट नहीं करा सकती, एनफोर्स नहीं करा सकती। चलिए बायलेटरल मिस्टेक की अब क्या क्या बेसिक कंडीशंस होंगी। हम लोग कहते हैं बोथ द पार्टीज मस्ट बी अंडर अ मिस्टेक, दोनों ही पार्टीज कहीं ना कहीं मिस्टेक पर हैं। मिस्टेक पर कैसे हैं? टेक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा कि ए ने बी से कहा कि भाई साहब मैं आपके गैरेज में एक मोटरसाइकिल खरीदी है, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, मैं उस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहता हूँ। मिस्टर बी ने कहा ठीक है भाई साहब मैं बेचने को तैयार हूँ। लेकिन जिस दौरान ये बात हो रही थी ऑलरेडी वो गैराज में आग लग चुकी थी और वो मोटरसाइकिल जल के खत्म हो चुकी थी, तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, क्योंकि उस समय जब एग्रीमेंट का मटेरियल मतलब सब्सटेंस क्या था, किस चीज के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा था, मोटरसाइकिल के लिए, और मोटरसाइकिल तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। जब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो वो बायलेटरल मिस्टेक, दोनों ही पार्टियां कंफ्यूजन में थी ना कि भाई हाँ जी मोटरसाइकिल है, दूसरा भी कह रहा है हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में उन्होंने कहा कि ये बायलेटरल मिस्टेक और ये कॉन्ट्रैक्ट है वाइड। चलिए अगेन हम लोग कहते हैं कि इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले उस पे मिस्टेक मस्ट बी ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ। हम लोगों ने फिर से कहा आप लोगों का जो मिस्टेक है वो फैक्ट की मिस्टेक होनी चाहिए, अपने इंडियन लॉ की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, हम लोग कहते हैं कि मैं एक आदमी है वो जाता है पेंट गैलरी में, आर्ट गैलरी आजकल लोगों को बड़ा शौक चला है, तो वो आर्ट गैलरी में जाता है, वो कहता है अरे वाह क्या पीस ऑफ आर्ट है, और वो वहां से एक पेंटिंग ले आता है, और पता चलता है कि अरे वाह ये तो उसके हिसाब से उनकी पर्सनल हिसाब से ये तो जी इसकी वैल्यू 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, जबकि एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है। सिंपल एक आर्टिस्ट, मुझ जैसे आर्टिस्ट ने एक ड्राइंग करी और वो 500 रुपए या 400-500 रुपए में बड़े प्यार से, इतनी भी नहीं बिकेगी मेरी तो वो ऐसी कोई पेंटिंग और वो 5,000 में लेके चलता बना, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मतलब ये मिस्टेक है यहाँ पर? नहीं सर, कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो उसकी अपना ओपिनियन था, उसको अपना देखना चाहिए था, तो ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब होता जबकि वो उसमें कहीं ना कहीं मतलब मैं उसे कुछ गलत बता रहा होता, या मैंने उसे ये बोला होता, या किसी और ने बोला होता कि नहीं जी ये तो पिकासो की है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई साहब मैंने भी गलत बोला, उसने भी कुछ गलत बोला, या मैंने कुछ उसे दूसरे वे में मतलब कुछ स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से वो कहीं कोई गलत फहमी लेकर बैठ गया, मिस्टेक एज टू फैक्ट हो गया। चलिए मिस्टेक मस्ट रिलेट टू एन एसेंशियल फैक्ट, कंपल्सरी फैक्ट, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमारा जिसके ऊपर हमारी गलत फहमियां हैं, जिसके ऊपर हमारी मिस्टेक है, गलती हो रही है हम लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या गलतियां हो सकती हैं? हमने कहा एग्जिस्टेंस, जैसे अभी हमने कहा कि भाई हम बाइक बेचना चाहते हैं और पता चला वो बाइक उधर एक्सीडेंट में जल चुकी है, एक्सीडेंट में खराब हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। चलिए दूसरा, टेक फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई एक एग्रीमेंट हमने कहा कि भाई इंग्लैंड से सामान आ रहा है, मैं अपना वो सामान बेचना चाहता हूँ, ठीक है, सामने वाले ने कहा कि भाई साहब ठीक है जी, जैसे वो जहाज आ जाएगा मैं सामान खरीदूंगा और ये मेरा एग्रीमेंट है, वो सामान मैं ही खरीदूंगा। ये बात दूसरी है कि ये हमें पता ही नहीं था कि जिस समय हम ये बात कर रहे थे उस समय तक वो जहाज ऑलरेडी पानी में डूब चुका था। जब पानी में डूब गया तो गुड्स बर्बाद हो गए, गुड्स लॉस हो गए, तो ऑटोमेटिकली इस केस में हम कहेंगे कि सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस समय एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस है और ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड है, मतलब वाइड एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में आगे कुछ होगा ही नहीं। चलिए एक और एग्जांपल, ये बड़ा कॉमिक्स है, कॉमिक भी नहीं रियल भी हो सकता है। हम कहते हैं गैलोवे वर्सेस गैलोवे में एक आदमी और एक लेडी ने शादी करने के बाद वो एक टाइम पीरियड के बाद उन्होंने कहा भाई नहीं हमारी शादी बस हो गया, हम एक दूसरे से बड़े दुखी हैं, हम तो सेपरेशन चाहते हैं। उन्होंने सेपरेशन डीड बनाई, सेपरेशन एग्रीमेंट बनाया। बाद में पता चलता है कि भाई साहब उस आदमी की तो पहली बीवी ही जिंदा है। अगर किसी इंसान की पहली बीवी जिंदा है और अगर मान के चलिए मैं हिंदू लॉ की बात करूं, तो उस केस में क्या वो आदमी सेकंड मैरिज कर सकता है या वो सेकंड मैरिज वैलिडेट होती है? नहीं।
सेकंड मैरिज वैलिडेट ही नहीं होती। अगर मैरिज ही वैलिड नहीं थी, मतलब उन लोग सेकंड मैरिज जब वैलिडेट ही नहीं थी, तो सेपरेशन एग्रीमेंट कैसे वैलिड हो सकता है? पहले मैरिज शादी होती तब तो उनका तलाक होगा ना। अब शादी ही नहीं है, पहली शादी ही वैलिडेट नहीं है, तो उनका तलाक भी कैसे वैलिडेट होगा? तो हम लोगों ने कहा कि इस केस में सेपरेशन एग्रीमेंट वाज वॉइड एज, क्योंकि यहां पर जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या था? शादी। शादी ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर उस केस में सेपरेशन भी नहीं हो सकता, तलाक भी गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड वन, मिस्टेक अबाउट एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं, सामने वाले को भी लग रहा है, हो सकता है आप मालिक हो। एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। जबकि टेक फॉर एग्जांपल, मान के चलीजिए एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मेरे फादर की थी। फादर की डेथ के बाद मुझे लगा कि यार प्रॉपर्टी का तो मैं ऑनर हूं। मैंने कहा कि भाई साहब मैं बेचना चाहता हूं, मैं बेचना चाहता हूं, सामने वाला खरीदना भी चाहता है। बाद में पता चलता है सॉरी सर, आप कहां से मालिक हो गए? क्योंकि जब मेरे फादर की वो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माता जी के पास भी तो जाएगी, तो मैं टाइटल कहां से हुआ, मेरी ओनरशिप कहां हुई? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मिस्टेक अबाउट द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, चलिए ये वाला एक मतलब काफी फेमस केस है कूपर वर्सेस स्विफ्ट का, जहां पर एक मामा भांजे का, मामा ने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस तालाब में तू चाहे तो कभी भी फिशरी कर सकता है, सब्जेक्ट टू रेंटल एग्रीमेंट। बाद में पता चलता है एक्चुअल में वो जबकि फिशरी जो मतलब जो तालाब था वो अंकल का था ही नहीं, वो एक्चुअल में था ही भांजे का। तो जब भांजे का था तो वो रेंट एग्रीमेंट किस बात का? कहीं ना कहीं इस केस में मिस्टेक अबाउट द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर है और उस केस में ये एग्रीमेंट टोटली वॉइड होगा। मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हम लोग कह रहे हैं किस आइटम के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। मान के चलिए किसी इंसान के पास 3 गाड़ियां हैं, मैं कहता हूं भाई साहब मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं। कौन सी गाड़ी? ये हमने कभी बोला ही नहीं कौन सी गाड़ी। भाई हो सकता है उसके पास तीनों मारुति की गाड़ी है। अब मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी मारुति की गाड़ी खरीदना चाहता हूं। अरे भाई 3 मारुति की है, मारुति की 3 में से कौन सी मारुति ये तो बताओ। अब मान के चलिए मैंने कहा स्विफ्ट डिजायर, उसके पास 3 डिजायर हो सकती है किसी के पास। अब उन 3 डिजायर में से कौन सी? तो ये तो पहले आइडेंटिटी तो करो कि भाई साहब ये वाली गाड़ी के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो रहा है कि हम इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। टेक फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल, मैंने कहा मेरे भजनपुरा में 4 मकान है। एक सज्जन आए, भाई साहब मैं आपका भजनपुरा वाला मकान खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि यार मैं तो भजनपुरा में एक ही मकान बेचना चाहता हूँ, बाकी 3 तो बेचना ही नहीं चाहता। तो मेरे को लगा यार इसको जानकारी होगी, मैं इसी मकान को बेचना चाहता हूँ। अब वो गलतफहमी में किसी और मकान के विषय में, मैं किसी और मकान, मैंने कभी बोला ही नहीं कि भाई साहब मैं B380 वाला बेचना चाहता हूं। मैंने भी तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी है। अगर मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता तो ये यूनिलेटरल मिस्टेक हो जाती, लेकिन मैंने भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी, सामने वाले ने भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। इन दैट केस ये जो मकान के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा ये बेकार हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये वाइड है। मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर हम लोग क्वांटिटी के ऊपर ही कंफ्यूजन में आ जाएं, गलतियां कर जाएं, जैसे हमेशा ये होना चाहिए कि एक जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक बड़ा इसेंशियल एलिमेंट हो सकता है। जैसे कई बार जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, फिर एग्जांपल वो करेंगे हम। हैंकल वर्सेस पेप में मान के चलिए एक मिस्टर पी हैं, उन्होंने बोला कि भाई साहब राइफल मुझे को पता चला कि आपके पास राइफल की दुकान है और बताइए मैं 50 राइफल खरीद सकता हूँ, 50 राइफल तक खरीद सकता हूँ या 50 राइफल खरीद सकता हूँ, प्राइसेस कोट करें आप। उन्होंने कहा यार ठीक है भाई 50 राइफल, इट मींस होलसेल डिमांड। उन्होंने कहा भाई साहब ये रेट लगेगा। अब जब होलसेल डिमांड हुई, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा जहां पे लिखना था सेंड 3 राइफल, गलती से टाइप हो गया सेंड द राइफल्स। अब मैंने क्या बोला, सेंड 3 राइफल, 3 राइफल भेजना। उन्होंने बोला सेंड द राइफल, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले ने 50 डिस्पैच भी कर दी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता था, बहुत सारी खामियां थी इसमें। पहली बड़ी बात, अगर वो सेंड 3 राइफल भी लिखा होता तब भी वो वैलिडेट ना होता, क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कितने के ऊपर चली थी? 50 राइफल के ऊपर। जब मेरा एग्रीमेंट चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो हमने हमेशा बोला है उसके किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस नहीं आएगा। तो जब मैंने ये बोला कि भाई साहब 50 राइफल के ऊपर बात हो रही थी, तो 3 राइफल का तो कॉन्टैक्ट हो भी नहीं सकता था, तो वो वैसे भी गलत हो जाता। यहाँ तो इस केस में ऑटोमेटिकली फिर तो क्वांटिटी के ऊपर वैसे ही डिस्क्लोज मिस्टेक हो गई, हम लोग कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। चलिए अगला आते हैं, हम लोग कहते हैं मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर।
किसी के प्राइसेस पर कैसे डिफरेंसेस आ सकता है। टेक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा कि भाई साहब मैं इस आइटम को सेल आउट करना चाहता हूँ या मैं इस आइटम को रेंट आउट करना चाहता हूँ। रेंट आउट करना चाहता हूँ कितने रुपए पे, एक एग्जांपल के तौर पे 530। कॉमन क्लैरिकल एरर हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, 53 की जगह 35 हो गया, 350 हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? सॉरी सर, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, वॉइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्राइस, ये तो सभी कहेंगे ना कि एग्रीमेंट का प्राइस तो सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसके ऊपर अगर ऐसा होगा तो वो हमारा इनवैलिडेट हो जाएगा। मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मैं कुछ क्वालिटी सोच के चल रहा हूं और आप लोग कुछ और क्वालिटी करके चल रहे हैं। ठीक है, इन दैट केस अगेन एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने कहा कि टेबल नैपकिन थे, सोल्ड आउट ऑक्शन में हुआ, वहां पे हुआ ऑथेंटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मोनार्च। ठीक है, अब किसी ने जब खरीदा तो उसको लगा कि यार ये मोनार्च कौन सा, अरे फलाने राजा का होगा या ये होगा वो होगा, तो इनफैक्ट जबकि वो जो नैपकिन थे वो थे जॉर्जियन, नॉट ऑफ दैट मोनार्च, किसी राजा के नहीं थे, किसी और के थे। तो हम लोग कहते हैं ये भी हमारी क्वालिटी डिफर कर जाएगी। अब आप कहोगे यार कैसे, बहुत सिंपल सा बोलता हूं। मैंने कहा भाई साहब एक तलवार मैं ऑप्शन कर रहा हूं, एक तलवार ऑप्शन कर रहा हूं, ये तलवार है टीपू सुल्तान की, ठीक है, राजा की। अब मैंने कहा राजा की तलवार, राजा की तलवार, अब अल्टीमेट जिसमें कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान की। मैंने कहा टीपू सुल्तान की जगह अब एक्चुअल में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि कोई और ही टीपू सुल्तान। मैंने कहा मेरे खानदान में भी था भाई, ऐसा थोड़ी है कि धरती पे एक ही टीपू सुल्तान पैदा हुआ, टीपू सुल्तान तो मेरे खानदान में भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा था मैंने तो अपने खानदान के टीपू सुल्तान की की थी, ये तो क्वालिटी ही डिफर हो जाएगी। इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हो सकता है? सॉरी सर, कभी भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो जहां क्वालिटी के ऊपर कोई कंफ्यूजन हो जाए वहां पर तो एग्रीमेंट वॉइड होना लॉजिकल बनता है। चलिए, मिस्टेक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कभी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो हमेशा वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। नथिंग बट फिजिकल, जैसे इसे हम समझे पहले, फिजिकल इंपॉसिबिलिटी। फिजिकल इंपॉसिबिलिटी नथिंग बट, मैंने कहा कि भाई मैं जो अमेरिका से जहाज आ रहा है वो जहाज का सामान मैं आपको बेचूंगा, लेकिन जहाज डूब चुका है, तो क्या इस केस में पॉसिबिलिटी रह गई है? सॉरी सर, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एग्रीमेंट परफॉर्म हो ही नहीं सकता। इन दैट केस ये मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, ये कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा। लीगल इंपॉसिबिलिटी, किसी और रीजन से कॉन्ट्रैक्ट लीगली इम्पॉसिबल हो गया। टेक फॉर एग्जांपल, एलियन एनेमी से मैंने वो कर दिया, मैंने जब एग्रीमेंट करने की बात करी, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं जिससे डील कर रहा हूं मिस्टर एक्स से, वो पाकिस्तानी सिटीजन है और पाकिस्तानी सिटीजन से इस समय हमारा वार छिड़ा हुआ है। जब मुझे जानकारी ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबको पता है जब हम कहते हैं कि एलियन एनेमी से हमारी वो होती है एनेमी कंट्री से, तो वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, मिस्टेक अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा और इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इफेक्ट हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि वर्ड है। अब आता है यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक इज नथिंग बट जब एक पार्टी को कंफ्यूजन है, एक पार्टी को कुछ गलतफहमियां हैं, ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी को कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, तो क्या उस केस में, तो हम लोग कहते हैं ऐसे केस में मतलब अधिकतर केसेस में कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनिलेटरल मिस्टेक को ही हम और दोबारा समझते हैं। हम लोगों ने कहा कि सेक्शन 22 बहुत क्लियर भी बोलता है कि जब एक पार्टी ही कोई गलतफहमी में होती है, मिस्टेक कर रही होती है, तो उससे वो एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होगा, एग्रीमेंट भी वॉइडेबल नहीं होगा, इट मींस वो परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ फ्यू एक्सेप्शन होंगे, केवल फ्यू एक्सेप्शन है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा वैलिडेटेड रहेगा। बेसिक भी है, लॉजिक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सीधी सीधी बात है, जब भी कोई सी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे घाटा होगा, मैं तो जाके कोर्ट में कह दूंगा जज साहब बड़ी गलती हो गई, मेरी तरफ से गलती थी, जज साहब मिस्टेक हो गई, मेरे को तो गलतफहमी हो गई थी कि मैं क्या सोच के बैठा था और निकला क्या। ठीक है, सॉरी सर, यूनिलेटरल मिस्टेक पर आप एग्रीमेंट को वॉइड नहीं करा पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट रहेगा, एग्रीमेंट कभी भी वॉइडेबल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, तो हम लोगों ने पहले ही बोला इन केस ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड केवल और केवल कहां। अब जैसे हमने बोला कि कुछ केसेस में अवॉइड किया जा सकता है, जैसे पहला, अगर आप लोगों ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो लॉजिकली वो मिस्टेक नहीं थी, वो तो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, वहां पे हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट आपका अवॉइडेबल होता है।
तो वो ये मिस्टेक हम लोगों ने जहां मिस रिप्रेजेंटेशन भी बोली थी कि थर्ड पार्ट मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या था, जिस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से सामने वाली पार्टी कोई मिस्टेक कर जाए, ठीक है, तो ये वही क्लॉज आ गया कि वो तो सेक्शन 18 में ही कवर था। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या, ए एग्रीज टू परचेज फ्रॉम बी 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड की उसने कोई भी चीज ली। टेक फॉर एग्जांपल मैं गया सुनार के पास, मैंने कहा भाई साहब 18 कैरेट गोल्ड का मेरे को रिंग बना दीजिए। अब मैं क्या सोच के चल रहा हूं, मेरे हिसाब से 18 कैरेट मोस्ट प्योर गोल्ड होता है, एक्चुअल में होता है जबकि 24 कैरेट। इस केस में गलती किसकी, गलती तो मेरे को सुनार ने कभी नहीं बोला, ज्वेलर ने कभी नहीं बोला कि भाई साहब 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। मैंने ही बोला भाई 18 कैरेट का गोल्ड चाहिए, उसने 18 कैरेट का गोल्ड दे दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट प्योरली वैलिडेट है, क्योंकि यहां पर मेरी गलती है। चलिए दूसरा, मान के चलिए मैं किसी दुकान में गया, उसने मेरे को कुछ ओट्स दिखाए, उन्होंने ओट्स दिखाए, मैंने देखा, मुझे लगा कि ये ओट्स पुराने हैं और पुराने तो महंगे होंगे, इस वजह से मैंने वो ओट्स खरीद लिए, जबकि एक्चुअली में वो ओट्स नए थे। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कराया जाए? सॉरी सर, फिर आपकी गलती नहीं, ये तो आप या तो दुकानदार से पूछ लेते भाई साहब ये पुराने हैं या नहीं है। हो सकता है दुकानदार ये भी कह देता, हो सकता है दुकानदार को भी ना पता हो, तो दुकानदार कह देता भाई साहब मेरे को नहीं पता। तो उस केस में फिर ये आपकी ड्यूटी है, आइदर मार्केट से किसी से पता करें या कैसे भी पता करें। उस केस में भी अगर आप दुकान से माल खरीद लेते हैं तो ये आपकी होगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फिर से। ये बड़ा जेन्युइन केस है जो बहुत कॉमन वे में होता भी है। एक प्लॉट की ऑक्शन हुई, जब प्लॉट की ऑक्शन हुई तो अखबार में छपा था, साफ साफ था कि भाई साहब ये पर्टिकुलर प्लॉट सेल आउट हो रहा है। जब वो प्लॉट सेल आउट हो रहा था, मान के चलीजिए उस समय मैं हाईएस्ट बिडर था। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्लॉट पहले कभी गया था और मेरे को ये पता था यार वो प्लॉट ना हाईवे पे आता है शायद। एक्चुअल में बाद में पता चलता है कि नहीं सर, वो तो हाईवे थोड़ा शिफ्ट हो गया है और वो हाईवे का पार्ट ही नहीं है, अब तो वो हाईवे से बहुत अंदर में रह गया। ये किसकी गलती है भाई? क्या ऑक्शनर की गलती है? क्या किसी अथॉरिटी की गलती है जिसने ऑक्शन करा, या किसी बिल्डर ने या जिसने भी ऑक्शन करा है उसकी गलती है? उसने तो साफ साफ बोला है भाई ये वाला प्रॉपर्टी नंबर, ये प्लॉट नंबर, ये तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं वहां जाता, पहले देख के आता कि भाई साहब ये प्लॉट नंबर जो है वो ऑन रोड है, हाईवे पे है, क्या लोकेशन है। अगर मैंने नहीं देखा तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक या फ्रॉड या किसी भी दायरे में नहीं आएगा, और उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड रहेगा। अब हमने कहा कि अगर ये सब है तो सर फिर तो यूनिलेटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो कहा रहा है, तो हम कहते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी करा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल मिस्टेक में दो ही केसेस में वॉइड हो सकता है, जहां पहला, अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में ही गलतफहमी हो गई। कैसे हो गई? एक इलिटरेट वुमेन है, एक एग्जांपल के तौर पे इलिटरेट वुमेन है, उसे कुछ नहीं पता। हमने कहा माता जी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो ना बच्चे को? उसने कहा हाँ जी मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ। अब कौन सी प्रॉपर्टी? हमको उस माता जी को था कि भाई माता जी के पास दो प्रॉपर्टी हैं, तो एक प्रॉपर्टी गिफ्ट और एक प्रॉपर्टी में माता जी खुद रहेंगी। बाद में पता चला कि जी वो एग्रीमेंट में तो ये लिखा हुआ है कि माता जी अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ही गिफ्ट कर रही है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही है। इन दैट केस ये क्या हुआ? ये तो मिस्टेक है माता जी के बिहाफ पर, ठीक है, लेकिन ये क्या है? एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में माताजी समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा था, कि अरे बेटी तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली से दूसरे लैंग्वेज में कहे कि बेटी तो कह रही थी माताजी पैसा मेरी प्रॉपर्टी दो और लात मार के मैं निकालूंगी तुम्हें घर से, ठीक है, तो माताजी को तो वो बाहर भगा रही थी। तो हम कहते हैं नहीं सर, ये तो कहीं ना कहीं माताजी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, और अगर गड़बड़ हो गई है तो प्लीज माताजी को फेवर में डिसीजन दिया जाए और कहा जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो जब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में यूनिलेटरल मिस्टेक हो तो आप जा सकते हैं वहां, आपको लेकिन प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव आपको करना पड़ेगा कि हाँ जी ये कैसे गलती हुई, ठीक है। चलिए दूसरा, यूनिलेटरल मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है। और कई बार हम सामने वाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और मैं कुछ गलत फहमी में उसको कुछ अलग ही आइडेंटिफाई कर रहा होता हूं, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल, मैं मान के चलीजिए मैं एक दुकान के पास रूटीन में जाता हूं
और मैं दुकान, अब तो मैं फोन पे भी बोलने लगा हूँ, भाई साहब यार ये वाला सामान भिजवा दो, ठीक है। अब जब वो दुकान पे मैं बोलता हूँ, अब हुआ क्या कि मान के चलीजिए उस समय ऑनर है मिस्टर एक्स, तो मेरी मिस्टर एक्स से बड़ी पट रही है और मैं मिस्टर एक्स को लगातार रूटीन पे फोन कर रहा हूँ, भाई साहब ये वाला सामान भिजवा दो, भाई साहब ये सामान भिजवा दो। मिस्टर एक्स ने अब वो अपनी दुकान बेच दी मिस्टर जेड को, मुझे जानकारी ही नहीं है, मुझे जानकारी ही नहीं है। और अब मैं फिर से फोन कर रहा हूं और मिस्टर जेड फोन उठाते हैं, हाँ जी, मैं कहता हूं भाई साहब ये सामान भिजवा दो। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस केस में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी ही कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि और इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरी लापरवाही है या जो भी है, ठीक है, मैं तो कॉमन में मैं फोन पे ही कर रहा था। तो इस केस में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन के ऊपर अगर मिस्टेक होती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड कराया जा सकता है। जैसे इसको दूसरे एग्जांपल में भी देखते हैं। एक सभी को पता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके मालिक है मुकेश अंबानी। अब मान के चलीजिए किसी एक सज्जन ने एक और कंपनी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया, से टेक फॉर एग्जांपल रिलायंस प्रॉपर्टीज, और उसके मालिक का नाम भी मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस जो जिसने वो कंपनी फ्लोट करी उनका नाम भी मान के चलिए मुकेश अंबानी की जगह मोहित अंबानी हो। अब उन्होंने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि जी रिलायंस प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहती है फलानी प्रॉपर्टी, और ऑफर कौन कर रहा है, एम अंबानी। एम अंबानी से कोई क्या आइडेंटिफिकेशन करेगा, मुकेश अंबानी, ठीक है, कंपनी रिलायंस। तो अब इस केस में यूनिलेटरल मिस्टेक क्या है, एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, मेरी आइडेंटिटी ही गलत है, मैं कुछ और ही सोच के उस कॉन्ट्रैक्ट में जाए जा रहा हूं, इन दैट केस ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यूनिलेटरल मिस्टेक के केस में हमेशा याद रखिएगा केवल दो ही केसेस में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, जहां कर पहला जब आपकी यूनिलेटरल मिस्टेक है एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड यूनिलेटरल मिस्टेक है एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। चलिए, अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, इन केस जनरली वो वैलिडेट है, केवल और केवल उन दो केसेस के अलावा, ठीक है। चलिए, ये हमारा हुआ मिस्टेक भी कवर। अब हम आते हैं वापस फिर से एक और टॉपिक पर, जहां हम लोगों ने बोला था कि कल हम लोगों ने मतलब पिछले प्रीवियस वीडियो में बोला था कोएशन और अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम डिफरेंसेस करेंगे। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में डिफरेंसेस क्या हो सकता है, हम डिफरेंसेस नोट करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन मिस्टेक एज टू द लॉ और मिस्टेक एज टू द फैक्ट। तो कुछ डिफरेंसेस हम लोग रीड आउट करते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, पहला नेचर हम लोग कहते हैं कि नेचर क्या होता है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्सेस। क्वेश्चन में हम लोगों ने हमेशा बोला था कोई धमकी दी जा रही है आपको, कोई प्रॉपर्टी जबरदस्ती अनलॉफुल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन किया जा रहा है, तो वो होता है क्वेश्चन। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उल्टा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर डाला जाता है, मॉरल प्रेशर डाला जाता है, क्या होता है, दुहाई दी जाती है बहुत सारी चीजों की कि अरे तू तो ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो ये सब दुहाई होंगी, वह क्वेश्चन नहीं होगा, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं, आपके ऊपर पिस्टल नहीं रखी हुई है, ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन। क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले बोला इंडियन पेनल कोड ने जिस काम को मना किया है उस काम को आप लोग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल एक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कभी भी नहीं होगा। तीसरा, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ऑटोमेटिकली हम लोगों ने क्वेश्चन में बोला कि क्वेश्चन में दोनों पार्टियों के बीच में कोई रिलेशनशिप पहले से ही एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। मिस्टर ए मिस्टर बी दो बिल्कुल अननोन पर्सन, मिस्टर ए कभी भी किसी को धमकी दे सकते हैं मिस्टर बी को कि भाई हो तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे को फ्री मतलब इतने सस्ते रेटों में कर रहा है तो ठीक, नहीं है तो वरना मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, फलाना फलाना फलाना। तो इस तरीके से धमकी दी जा सकती है जहां मिस्टर ए और मिस्टर बी में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में हमेशा उन दोनों पार्टीज के बीच में एक रिलेशनशिप होगा ही होगा, किसी ना किसी तरीके से, आइदर पेरेंट्स और गार्जियन, पेरेंट्स एंड बच्चों का होगा, डेटर क्रिएटर का होगा, स्पिरिचुअल गुरु और उनके भक्तों का होगा, इस तरीके से लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का हो सकता है, प्रिंसिपल एंड देयर स्टाफ हो सकता है, मास्टर एंड सर्वेंट का हो सकता है, कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता था। हु कैन अप्लाई एंड ऑन हुम टू बी अप्लाई। क्वेश्चन के केस में कोई भी थर्ड पर्सन भी आपके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। मिस्टर मान के चलिए मैं आपकी प्रॉपर्टी सस्ते में लेना चाहता हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ही आपको धमकी दूं, कोई और बंदा भी आपको धमकी दे सकता है।
थर्ड, नॉट ओनली दिस वन, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं सीधा आपको धमकी दूं कि भाई आपको नुकसान होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ आपके किसी रिलेटिव को धमकी, कह सकता हूँ कि भाई साहब आपके किसी रिलेटिव को नुकसान पहुंचा दूंगा। तो ये क्वेश्चन में किसी से भी, थर्ड पार्टी की तरफ से भी आ सकती है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में सीधा सीधा पार्टियां एक दूसरे के ऊपर अनड्यू प्रेशर जनरेट कर रही होंगी, क्रिएट कर रही होंगी। इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली इस केस में, कोएर्शन के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एज अ ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके ऊपर जबरदस्ती की गई। यहां पर भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल तो है, लेकिन साइड बाय साइड यहां पर एक और चीज है कि कोर्ट ये भी कह सकता है कि आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को रीमॉडिफाई कर दिया जाए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दें। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट किया जा सकता है विद सम मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोएर्शन के केस में ऐसा कभी भी नहीं होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हो सकता। मैक्सिमम आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकते हैं बस। चलिए रिस्टोरेशन, हम लोगों ने कहा कि इस केस में आप लोगों को रिस्टोरेशन करना पड़ेगा कि भाई जो जो चीजें हैं उनको वापस किया जाए। और यहां पर हम लोग कहते हैं कि होल और पार्ट, यहां पर जब हम कह रहे हैं तो यहां पर हम कहेंगे पूरे का पूरा होल रीपार्ट आपको रिवर्स बैक करना पड़ेगा जब कोएर्शन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो हम लोगों ने पहले ही बोला कि आप लोग पूरा पार्ट रिफंड करें, आधा पार्ट करें, पूरा कुछ भी ना करें, कोर्ट मॉडिफिकेशन कर सकता था। तो मॉडिफिकेशन के अंडर में वो ये भी कह सकता है कि रिस्टोरेशन तो होगा लेकिन 100% नहीं होगा जी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे साथ होगा। चलिए सेकंड डिफरेंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, फ्रॉड में सबसे बड़ी बात इंटेंशन क्या होती है। फ्रॉड में हमारी इंटेंशन होती है दूसरे बंदे को हम डिसीव करना चाहते हैं, चीट करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मतलब अपना फायदा उठाना चाहते हैं, अनड्यू बेनिफिट उठाना चाहते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसी कोई इंटेंशन होती ही नहीं है कि सामने वाली पार्टी को हम डिसीव करेंगे। नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, फ्रॉड के केस में मुझे पता होता है कि भाई साहब मैं झूठ बोल रहा हूं, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में मुझे कभी जानकारी ही नहीं होती है। ठीक है। रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में हम लोग कहते हैं जहां तक फ्रॉड है, फ्रॉड के केस में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करा सकते हैं, साइड बाय साइड डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। जब आप कहते हैं कि भाई सर इसने मेरे साथ फ्रॉड किया तो प्लीज मेरे को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करें, तो फ्रॉड में आप उस नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आप नुकसान की भरपाई नहीं करवा सकते, डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। कॉन्ट्रैक्ट को तो इनवैलिड करा सकते हो लेकिन डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं जाएगा। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, सॉरी, तो हम लोग कहते हैं जब फ्रॉडुलेंट के केस में आप लोगों के पास, द पार्टी यूजिंग फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट से, कि वो ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैंने तो फ्रॉड करना चाहा था लेकिन इनके पास मीन्स टू डिस्कवर थे, मैंने तो इनके साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन थी, मेरी इंटेंशन थी, लेकिन ये चाहते तो ढूंढ सकते थे। सॉरी सर, ये नहीं चलेगा, ये एक सेफ गार्ड आपका नहीं चलेगा कि फिर तो ऐसे तो हर कोई फ्रॉड करे और फ्रॉड करके कोर्ट में जाए कि नहीं नहीं सर मैंने फ्रॉड तो किया लेकिन ये चाहते तो ऐसा करते। सॉरी सर, ये आपके पास बचाव नहीं है। हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में ये एक बचाव है हमेशा कि भाई साहब मैंने, मतलब मेरी तरफ से गलती हो गई, मुझे तो जेन्युइन ही लग रहा था कि मैं जेन्युइन सच बोल रहा हूं, लेकिन ये भी तो देख सकते थे भाई मैंने तो झूठ, मेरी इंटेंशन तो थोड़ी थी चीट करने की, तो ये भी तो थोड़ा सा देखते, अगर ये शायद देख लेते तो इनको उसी समय पता चल जाता कि भाई साहब ये है। तो वहां पर मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ के केस में वो एक प्ली ले सकते हैं कि भाई साहब मेरे को इसलिए डैमेजेस के लिए क्लेम ना किया जाए, मेरे को डैमेजेस देने के लिए बाध्य ना किया जाए। ठीक है, ये हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में। चलिए अगला डिफरेंसेस हम करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। सेक्शन 20 कवर करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में सेक्शन 21। चलिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट होगा, 101% होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में नहीं होगा अनलेस अनटिल ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक एज टू द फॉरेन लॉ ना हो। चलिए, इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने कहा कि जी म्यूचुअल पार्टी चूंकि मिस्टेक है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि इंडिया कॉन्ट्रैक्ट के केस में मिस्टेक है तो वहां वो वैलिडेट है। हाँ, अगर ये मिस्टेक एज टू द फॉरेन लॉ है तब ये वाइड हो जाएगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा। चलिए, ये हमारा था हमारा आज का टॉपिक, मतलब फ्री कंसेंट का जो बाकी का टॉपिक रह गए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और स्पेशली कमेंट इसलिए भी करें क्योंकि अगर वीडियो में कुछ कमियां हो या स्टडी के तरीके में हम जो पढ़ा रहे हैं या जो हम बता रहे हैं, या वीडियो की क्वालिटी में या किसी भी वे में कोई हमारी टीम की तरफ से कोई कमी हो, तो आप लोग उसे कमेंट में आइडेंटिफाई करके हमें बता सकते हैं कि सर इसमें ये कमियां हैं या इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है।
इवन इफ अगर हम ये कहें कि आप लोग इस वीडियो से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, तब भी आप लोग कमेंट करके जरूर करें, बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सो दैट हम लोग आगे और बेहतरीन मतलब वीडियो लेकर आ पाए और ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। एंड देन लास्ट कोट मेरी हमेशा से, जो हम हमेशा बोलते हैं, प्लीज ये आज का टॉपिक हमने पढ़ाया, हमने बोला, आपने सुना, आपने सुना, नॉट आपने पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज इस वीडियो के बाद अपने स्टडी मॉड्यूल्स के से अपनी बुक से गो थ्रू जरूर करें। जब आप गो थ्रू करेंगे तभी इस वीडियो की इफेक्टिवनेस को इंप्रूवमेंट होगा। इस वीडियो की इफेक्टिवनेस तभी बढ़ेगी जब आप इसके बाद अपनी बुक्स को या स्टडी मॉड्यूल को पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि ये तो फिर बेकार, यूजलेस हो गया, फिर कोई इसका विशेष बेनिफिट नहीं होगा। इसका बेनिफिट केवल तभी होगा जबकि आप इस वीडियो के बाद एक बार अपने स्टडी मॉड्यूल को जरूर गो थ्रू करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।